हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कोर्स कर रहे हैं एमडीयू एग्ज़ाम के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल स्पेस, रैंडम वेरिएबल, बेस थ्योरम एंड एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सैम्पल स्पेस क्या होता है। देखिए, सैम्पल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफ़ाइन होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कि हम कोई कॉइन उछालते हैं या फिर कोई डाइस उछालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई भी डाइस उछाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कोई भी नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी पॉसिबल आउटकम है, उन सभी पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी सैम्पल स्पेस की, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैंने आपको बताया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैम्पल स्पेस डिफाइन होता है। जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं तो उनका सेट को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। जैसे कि हम कोई कॉइन उछालते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो हेड एंड टेल से जो सेट जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, व्हेन ए डाई इज थ्रोवन। जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होती है, या तो वो डाई 1 शो करेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इन सभी पॉसिबल आउटकम्स का सेट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एस यहाँ पे क्या हो गया, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखिए आप, वैन 2 डाइस आर थ्रोवन, ठीक है, जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे, ठीक है, तो पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, ऐसे करके हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है। इससे जो सेट है वो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस, ठीक है। जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होती हैं, उसके सेट को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोवन, ठीक है। जो थर्ड एग्जांपल है वो हमारा व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, ठीक है। जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होती है, या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो इससे जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, ठीक है। व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। देखिए, मैं आपको ये क्विकली इसीलिए बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम नियरली हैं और ये सैम्पल स्पेस आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके लिए न्यू थिंग हो सकती है तो उसको मैं टाइम दूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम वेरिएबल, सॉरी, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अभी हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कि कोई कोइन उछाल दिया हमने या फिर कोई डाई उछाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। जैसे कि कोइन उछाला तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हुआ, हेड एंड टेल। अगर हमने कोई डाइस थ्रो किया है तो उसके लिए हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल अभी क्या होता है, अभी थर्ड जो चीज़ है वो रैंडम वेरिएबल का काम होता है आगे। देखिए, एक सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जो सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। ए फंक्शन एक्स, हम इसको एक्स से डेनोट करते हैं, रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को एक्स से डेनोट करते हैं। फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर्स सच दैट इट मैप्स ईच वैल्यू ऑफ सैम्पल स्पेस टू ए न्यूमेरिक वैल्यू।
ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये। जब हम एक कॉइन डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इफ़ अगर हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्स डेनोट्स द सम ऑफ नंबर, देखिए हम डाइस को 2 बार उछालते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 1 2 2। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने लिखा था, देखिए हमारा सैंपल स्पेस ये होगा, ठीक है। अभी मैं रैंडम वेरिएबल को खुद से डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि x जो हमारा रैंडम वेरिएबल, अगर मैं कहूँ ये डेनोट कर रहा है, डेनोट्स द सम अपीयर्स ऑन द डाइस, ठीक है। जो डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनके सम को डेनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सैंपल स्पेस का एक पॉइंट उठाया 1 1, ठीक है, उस पे हमने रैंडम वेरिएबल अप्लाई किया, जो हमारा फंक्शन है वो क्या वैल्यू देगा, 2, ठीक है। हमने दूसरा इवेंट उठाया 1 2, तो सैंपल्स ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ये इसको 3 से असाइन कर देगा। ऐसे ये हर एक वैल्यू को, सैंपल स्पेस की हर एक वैल्यू को एक न्यूमेरिक वैल्यू से असाइन कर देता है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस सैंपल स्पेस। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने कॉइन है वो 2 बार थ्रो किया, 2 बार टॉस किया, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। जैसे कि मैं x को डिफाइन करता हूँ, x डेनोट्स नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स। तो देखिए सैंपल स्पेस का एक पॉइंट उठाया मैंने एच एच, इसको ये क्या न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेगा, 2 2 हेड आए हैं, इसको क्या न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेगा, 1, क्योंकि 1 हेड आया है, इसको 1, इसको 0। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है सैंपल स्पेस टू न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। आपको रैंडम वेरिएबल समझ आ गया। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ रैंडम वेरिएबल का, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, इफ़ ए कॉइन इज टोस्ट थ्राइस, अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एच 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 तीनों बार हेड आ जाए, या फिर एच एच टी, ठीक है, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर तीनों बार टेल आ जाए, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है, उसमें 8 इवेंट बनते हैं। एस इज इक्वल टू हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, अभी टेल टेल टेल, एक एच इंक्लूड कर दो आप, उसको रिप्लेस करो, फिर से रिप्लेस करो, ठीक है। अभी मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, ठीक है। एक्स क्या डेनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स। तो एक्स का क्या काम है, ये सैंपल स्पेस की हर एक वैल्यू को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेगा। एक्स ऑफ एच 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 क्या होगा, 3। एक्स ऑफ एच एच टी क्या होगा, 2। एक्स ऑफ टी 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 क्या होगा, 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम सैंपल स्पेस को काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर रैंडम वेरिएबल के बाद हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो क्या करता है कि वो प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो टॉपिक है हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। अभी हम रैंडम वेरिएबल कोई डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमारा ये रैंडम वेरिएबल हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया। अभी मैं आपको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी करवाता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो इवेंट डिसजॉइंट हैं, इफ इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिसजॉइंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन P of A union B is equal to probability of A plus probability of B। ठीक है, ये बात हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ में। ठीक है, तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैम्पल स्पेस S, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए, हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे ए यूनियन बी, देखिए वेन डायग्राम में देखिए ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो हमारे पास ये सारा जो रीजन है, ठीक है, ये सारा जो रीजन है इसको ए यूनियन बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको दो डिसजॉइंट पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, देखो ए मतलब यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी को पूरा करने के लिए अभी ये रह गया बस ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा पार्ट, इस ए को छोड़ के उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब इस पूरे को छोड़ के इसके साथ इंटरसेक्शन, ये बचेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए, ठीक है, यूनियन में दिस पार्ट, और इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हमने डिसजॉइंट पार्ट्स में तोड़ लिया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, ए तो हमारे पास इतना है और बी, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट है, तो इनके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया था, वो सम में चेंज हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। देखिए, अभी ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, डिसजॉइंट भी है बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अभी हम बी को कैसे, ये जो हमारा बी है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों डिसजॉइंट भी है। ठीक है, तो बी को हम लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में दिस पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट भी है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो सॉरी ये यूनियन है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको इस साइड कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये इसकी जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, ये जो आपने वेन डायग्राम देख के किया, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो ए यूनियन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया डिसजॉइंट पार्ट्स में। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अभी इसको देखो, ये इसमें चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें सेट थ्योरी से पता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम द वेन डायग्राम। ठीक है, तो आपको अगर वेन डायग्राम देख के करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रीजन आपको साथ में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे एडिशन थ्योरम थी। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में क्या है, 1 to 100 इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक इवेंट ए है, वो डेनोट कर रहा है द नंबर डिविजिबल बाई 4, और एक इवेंट बी है, वो डेनोट कर रहा है द नंबर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए नंबर डिविजिबल बाई आइदर 4 और 6। देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम एक नंबर ड्रॉ करें तो वो या तो 4 से डिविजिबल हो या फिर 6 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूनियन 6 निकालनी है हमें। ठीक है, और वाले केस में यूनियन होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो ए में कौन से एलिमेंट्स है जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 4, 8, 12 या फिर 4 जिनको डिवाइड करता हो, 4, 8, 12, 96 अप टू 100। और बी में 6, 12, 8, 6 से डिविजिबल। ए इंटरसेक्शन बी में आप देख सकते हैं 12, 24, 96 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 25 एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। टोटल कितने थे सैम्पल स्पेस में, 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे 16 एलिमेंट्स हैं बी में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 16/100। और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8/100। तो हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बेस थ्योरम का प्रूफ करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर एग्जांपल्स भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बताऊंगा, और ये जो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है ना, इसके 2 टाइप्स भी बताऊंगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और ये जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अभी हम बेस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्वेश्चन की कंडीशंस को पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पे हम बेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन सिंपल सा होगा, आपके पास 2, 3, 4 बैग्स दिए होंगे या फिर बॉक्स दिए होंगे। ठीक है, उनमें बॉल्स या फिर मार्बल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास 2 बैग्स हैं, एक बैग में वाइट एंड रेड बॉल्स हैं कुछ, और एक में वाइट एंड रेड बॉल्स हैं, दूसरे में पहले वाले में 5 वाइट 4 रेड हैं, और दूसरे वाले में 3 वाइट और 6 रेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया होगा कि 2 बैग्स हैं, उनमें बॉल्स दी हुई होंगी। ठीक है, वो एक बॉल ड्रॉ करेगा। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉ करेगा और उसका कलर आपको बता देगा कि कलर उसका वाइट है या फिर रेड है। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। ठीक है, या तो वो बैग 1 से पूछेगा या फिर बैग 2 से, किसी भी बैग से पूछ सकता है। तो वहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे पास 2 बैग हैं, अगर हम बॉल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से बैग से निकालें। ठीक है, तो वहाँ पे जो इवेंट्स को नाम देंगे हम, वो होंगे हमारे EIs इवेंट्स। जैसे कि मैं बैग 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि E1 डेनोट्स द इवेंट दैट बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड, E2 डेनोट्स द इवेंट दैट द बैग सेकंड इज सिलेक्टेड। ठीक है,
तो फिर यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि E1 एंड E2 डिसजॉइंट होते हैं, पहले से ही पता होता है, ठीक है। और अगर हम E1 यूनियन E2 करें तो वो हमारा पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम EIs इवेंट्स डिफाइन करते हैं वहाँ पे। फिर जो उसने बताया था कि एक बॉल ड्रॉ की है और उसको उसका कलर ये है, तो उस इवेंट का नाम हम ए देते हैं, ठीक है। ए डेनोट्स द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। तो अभी उस प्रकार के क्वेश्चन में हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हमारी बेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट E1 E2 EN आर एंड डिसजॉइंट इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस एस दैट फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ एस। देखिए पार्टीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सैम्पल स्पेस है, इसमें n इवेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू n, EN E1 E2 E3, ठीक है। देखिए ये सारे इवेंट्स हैं, इनकी यूनियन करें तो हमारा पूरा सैम्पल स्पेस एस बन रहा है ना। और ये सारे डिसजॉइंट हैं, देखिए इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स जब होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो इवेंट्स सैम्पल स्पेस की पार्टीशन करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, और अगर हम उनकी यूनियन करें तो फिर वो पूरा सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास E1 E2 EN आर एन डिसजॉइंट इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस एस दैट फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ एस एंड ए इज एनी इवेंट इन एस। देखिए ये जो ए इवेंट है ये वही डेनोट कर रहा है कि जो बॉल ड्रॉ किया वो रेड है या वाइट है, जो वो बता रहा, जो गिवन किया उसने, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई ए। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि उसने गिवन क्या किया है, ए गिवन किया, मतलब उसने बॉल बता दी कि जो बॉल ड्रॉ की है वो रेड है या फिर वाइट है, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि वो फर्स्ट बैग से निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब ith बैग से, अगर ith बैग से निकालिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो अभी अभी जो हमने एडिशन थ्योरम की है, और जो सेकंड है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए मैं एक बार लिख भी देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये होता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कंडीशनल फार्मूला लगाइए आप, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, ये जो EI इवेंट है ये S की पार्टीशन करते हैं, इसका मतलब इनकी यूनियन क्या है, S है, और ये आपस में डिसजॉइंट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा है। अभी A इवेंट है वो S का ही इवेंट है ना, S के अंदर लाई कर रहा है, तो A इंटरसेक्शन S क्या होगा, A ही होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे कि S, ये हमारा S है, इसके अंदर कोई A इवेंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन S क्या हो गया, A ही हो गया। तो हम A को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन S, ठीक है। S की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया हमने, S की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो E1 यूनियन E2, फिर A को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारी सेट प्रॉपर्टी होती है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन के ऊपर, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन EN। देखिए हमारे जो EIs इवेंट हैं ये सारे हमारे पास क्या थे, डिसजॉइंट थे, तो A इंटरसेक्शन EIs भी सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ये भी सेट की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी ये सारे डिसजॉइंट हैं, तो आप यहाँ पे एडिशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये जो यूनियन है ये डायरेक्ट सम में बदल जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो गया, इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI। इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब इस फार्मूले इसकी वैल्यू आ गई, बस हमें इसकी पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखिए प्रूव क्या करना है, नीचे जो PA की वैल्यू है वो किस फॉर्म में दी गई है, P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाई EI। तो हम यहाँ पे
ये जो हमने पी ए की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ से ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पे, तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, पी ऑफ ए गिवन ई आई। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। तो यहाँ पे ई आई को इस साइड करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ से ये जो है ई आई इंटरसेक्शन ए, इसकी भी वैल्यू सेम यहीं से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए बाई ई आई, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस थ्योरम का प्रूफ हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेस थ्योरम के एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको एमडीयू के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं 23 से शायद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उससे पहले आपका जितना भी एग्ज़ाम में आता है वो सारा मैं आपका सिलेबस कवर कर दूंगा, जिससे आपके 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक्स।